तो मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने इस गोली का सामना किया, और मैं आखिरी भी नहीं हूँ। मेरे बाद भी कोई अच्छा काम करेगा। डर लगता है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद? बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली बताना है कि इंसान के तरीके से मैं कह दूं, मैं भी इंसान ही हूं। डर नहीं लगता, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। अब मैं जब गाड़ी में जाता हूं या कहीं वो करता हूं, मूव करता हूं, तो मुझे मैं सतर्क हो गया हूं बहुत ज़्यादा। मुझे महसूस होता कि गोली कहीं से भी आ सकती है। आज जो लोग मेरे विरोधी में, मैं लिख के देता हूँ कि भविष्य में जब मुझे अवसर मिलेंगे और मैं काम करूँगा, वो मेरे सबसे बड़े समर्थक हो जाएंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे समर्थक बनाना है, लेकिन मैं कार्यों से आज अगर इतने लोगों को मैं जोड़ पाया हूँ और बिना सरकार के भी हम उनको कुछ दे भी नहीं रहे, फिर भी हमारे साथ खड़े हैं, ये विचार की शक्ति है। आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बाबा साहब को पूछता नहीं हूँ, मैं उनकी विचारधारा को समर्थन देता हूँ। क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेताओं को पूजे नहीं, उनको समर्थन दें, मतलब उनको भगवान ना बना दें। उन पे टिप्पणी करना भी ज़रूरी है। That's what I believe। उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई, गोली तो इस देश में बड़े बड़े नेताओं पे चली, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ। यहाँ गांधी जी पे गोली चली। And this is a brand new episode of What's Up Abir। This is an ABP Live podcast। मैं हूँ आबिर लाहिरी आपके साथ। Joining me today in conversation is somebody who's very vocal, जिन्होंने अपनी भाषा से, अपने बातों से बहुत सारे लोगों का दिल जीता है और बहुत छोटे से स्पैन में इंडिया की बहुत बड़ी ज्योग्राफी को पॉलिटिकली कवर किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद जी। पॉपुलरली आपको रावण बोला जाता है, कैसे हैं आप? चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, रावण नहीं बोलूं, ठीक है। रिसेंटली आपके ऊपर एक हमला हुआ और उसके बाद आप काफ़ी सुर्खियों में भी आए। कौन है जो भैया किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है? मैं पहला वो शख्स नहीं जिस पे पॉलिटिकली हमला हुआ। इवन आज की पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने पॉलिटिकली हमले में जान गंवाई। इस देश में 2 सीनियर प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जिनकी पॉलिटिकली हमले में जान गई है, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको, और सबके पीछे एक ही कारण रहता है कि ये विरोध की फाइनल स्टेज है। अगर आप किसी का विरोध करते हैं या किसी को रोकना चाहते हैं, या किसी की जो आप कुछ कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हाँ, ये उसका आप समझिए कि फाइनल स्टेज है। पुणे में इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आप CBI ED इनकम टैक्स के दुरुपयोग से रोकते हैं, आप झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज के रोकते हैं, और जो इनसे झूठे आरोप लगाते हैं, तमाम तरह के जो हैं कोशिश करते हैं चरित्र हनन करने का, और जब आप इससे भी वो हो जाते हैं तो फिर आप हत्या का प्रयास करते हैं, और वो आप करके देख चुके हैं। अब फाइनली मुझे लगता है एक जो चरित्र का आरोप जो सबसे बड़ा बचेगा विरोधियों के पास कि वो उसका प्रयोग करेंगे। मैं इस तरह के किसी हमले से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है मुझे ज़िंदगी किसी विरोधी ने नहीं दी, कुदरत ने मुझे ज़िंदगी दी, और जब तक मेरी जान रहेगी मैं ऐसा ही वोकल रहूँगा। और जिन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, जब तक उनकी समस्या दूर नहीं हो जाती, वो अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं। बट एक बात बताइए, आप एक यंग एज लीडर हैं, हम 2023 में हैं, हर कोई अपने दिमाग से राजनीति कर रहा है, हर कोई प्रोग्रेसिव राजनीति कर रहा है कि चलिए कुछ भला करते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके इसको मार दिया उसको मार दिया। मतलब कब ये भारत की राजनीति कब बदलेगी, आपको क्या लगता है? मतलब कभी तो हम कुछ प्रोग्रेसिव सोचेंगे ना, कि हमेशा सब ये लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहेंगे। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, पूरी इन जनरल सबको बोल रहा हूँ। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं इस झगड़े से बहुत दूर। पिछले 5 साल में, जब से मैं 2018 के बाद जेल में, आप मेरा कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं बता सकते कि मैंने किसी कम्युनिटी किसी के खिलाफ कुछ भी किया। हाँ, इवन मैंने कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर व्यक्ति के साथ होने वाले न्याय की लड़ाई लड़ी, वो कोई रहा हो और देश में कहीं रहा हो। ये भी एक अजीब तरह का वो है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन नेपाल तक के इशू पे मैं बोला। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, यूपी, दिल्ली, सब जगह पे, उत्तराखंड, जहाँ भी अन्याय हुआ मैं बोला। और मैंने फिजिकली भी जाके प्रयास किया कि अगर किसी को मेरी वजह से न्याय मिल सकता तो मुझे इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं 4-4 दिन 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ में जो घोटाला हुआ, 4 दिन मैं इको गार्डन लखनऊ में लेटा रहा फरस पे, उन्हीं बच्चों के साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली में भी लगातार जो जब महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके बीच में रहा। मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इसी की वजह से आज जिंदा हूँ, क्योंकि करोड़ों माओ बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग है, उम्मीदें हैं, उनकी वजह से जिंदा बैठा हूँ। जो कर्म करता हूँ उस कर्म ने, हो सकता है कि
बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दिया और आगे मेरे कर्म जारी रहने वाले हैं। विरोधी इस बात से आश्वस्त रहें कि जैसे मेरा जख्म भरेगा मुझे फिर सड़कों पे देखेंगे। मैं लोहे के बक्से में घर बैठ के राजनीति नहीं करूंगा। मैं जिनके लिए राजनीति कर रहा हूँ वो जिन हालातों में, उन्हीं हालातों में इस राजनीति को मैं दोबारा से खड़ा करूँगा। आपकी राजनीति पे आते हैं, मतलब इसमें हम कोशिश करेंगे आपकी जर्नी को जान सकें और कैसे आप राजनीति में आए। उसके पहले बचपन कहाँ से हुआ? आप सहारनपुर में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, हाँ। और वहाँ से राजनीति में कैसा आपका शिफ्ट आया, मैं वो जानना चाहूँगा। क्योंकि मैं छुटमलपुर में जन्मा हूँ। छुटमलपुर एक गाँव है, अभी इस बार वो कस्बा बना है। अच्छा, ओके। और छुटमलपुर की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी है। वो क्या है? वो ऐसे है कि एक लंबे समय तक एक वहाँ पर प्रधान, जो लंबे समय तक 17 साल तक जिन्होंने प्रधानी की, ठीक है, और एक सिंगल बात मुझे उनकी बहुत बुरी तरह हर्ट हुई। उन्होंने काम कराया नहीं कराया उससे अलग होके, बचपन की बात बता रहा हूँ। ये बात है 2010 के लगभग की। हमारे यहाँ एक रविदास मंदिर है। हम लोग सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं, उनको पूजते हैं, ठीक है, उनके विचारों पे चलते हैं। बेसिकली यही उनको पूजना है कि हम उनके विचार के पीछे खड़े हों। ठीक है। तो जिनको प्रधान बनाया, पहली बार चुनाव के समय वो हमारे उस धार्मिक स्थल पे आई, ठीक है, और वहाँ के आयोजन में शामिल हुई। उसके बाद 16 साल तक नहीं आई। आज वो जीवित है, सुनेंगे इस बात को आपके इंटरव्यू के माध्यम से। मेरे फादर ने एक दिन मुझे बात बताई, मुझे एहसास हुआ कि लोग कैसे बदलते हैं। फिर हमने तय किया कि जो हमारे लोगों का सम्मान नहीं कर रहा है उसको भी हम प्रधान नहीं रहने देंगे। अंत फैसला हुआ कि हम के खिलाफ जो कैंडिडेट स्ट्रांगली लड़ेगा हम उसको मत करेंगे, और फाइनली वो हार गई। और आप लड़े थे अगेंस्ट में? नहीं, जो दूसरा एक कैंडिडेट लड़ा, मैं तो बहुत छोटा था उस समय। अच्छा, मतलब मैं चुनाव की इतनी समझ भी नहीं रही होगी। अच्छा। ये 8, 9, 9, 10 के करीब की बात बता। फाइनली वो हारे। ओके। तो मुझे ये मतलब ना इंश्योर हुआ कि यार अगर कोई आदमी हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा, हमारे महापुरुष सम्मान, तो उसको हम पॉलिटिकली पावरफुल नहीं होने देंगे। तो ये मैंने एक घटना आपको अपने उसकी लोगों बताई। की राजनीति भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, होनी भी चाहिए। अच्छा, बचपन मेरी पढ़ाई सारी छुटमलपुर के पास AHP इंटर कॉलेज है, वहाँ से हुई। ओके। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून चला गया। मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी लॉ वहीं से हुई, ओके। DAV PG कॉलेज। मेरे बहुत सारे साथी आज मंत्री और MLA हैं। क्या बात है। हाँ, मगर मैं फिर वापस चला आया। मेरे फादर चाहते थे कि मैं LLM के लिए विदेश चला जाऊँ। फादर भी शिक्षा की फील्ड में ही हाँ, थे? मेरे फादर टीचर थे। प्राइमरी स्कूल से एज ए हेड मास्टर वो रिटायर हुए 2004 में। उनकी सबसे बड़ी पूंजी हम ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया, सभी भाई बहनों को। तो मैं जाना चाहता था पढ़ने के लिए बाहर, क्योंकि उस समय साइबर क्राइम का बहुत स्कोप था। मेरे भैया हैं ताऊ जी के बेटे, वो इंजीनियर है। मेरे फादर ने उनसे बात की और उनका मन था कि मैं यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ चला जाऊँ। लेकिन अचानक से मेरे फादर बीमार हुए। खूब चर्चा के बाद, और जब हम उनको दिल्ली लेके आए, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स हॉस्पिटल है कनॉट पैलेस पे, वहाँ उनको कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। फिर मैं लगभग 1.5-2 साल उनके साथ रहा। एक बेटे के लिए एक पिता हीरो से कम नहीं होता है, और मेरे पिता तो हीरो ही थे। मैंने कोई चीज़ मांगी और उन्होंने कभी ना कर दिया था, हुआ नहीं। उस समय उन्होंने जो मुझे सिखाया और जो मैंने देखा, हॉस्पिटलों को भी एक बार अच्छा अनुभव है मुझे कि किस तरह अमीर लोग जो हैं वो भर्ती भी हो जाते हैं, उनका अच्छा इलाज भी होता है, गरीब लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ देते हैं और डॉक्टर्स उनको देखने भी नहीं आता। ये भी मेरे जीवन का एक कड़वा अनुभव है। लेकिन 11 जनवरी 2013 वो रात, 10 तारीख की रात थी। मेरे फादर लास्ट टाइम मुझसे कह रहे थे कि चंद्रशेखर तुम भी चले जाओगे विदेश मेरे ठीक होने के बाद, वहाँ जाके पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी वो कर लोगे, या अपना कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट वहाँ जो है रोज़गार भी डेवलप कर लोगे, अब फैमिली भी हो जाएगी, सेटल हो जाओगे। लेकिन पता नहीं अपने देश में रह के कोई अपने देश के लिए कुछ करना क्यों नहीं चाहता। देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोगों का मतलब कि बुनियादी जो आबादी है, एक बड़ी आबादी, वो हर उसमें 70-80% उसके हालात ऐसे, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन देते हैं। तो मैं इस बात को गंभीरता से, मैंने उनके साथ रहते बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की। एक बहुत बड़ा दो मेरे बहुत अच्छे लॉजिक हैं, लॉजिक नहीं, वो बस सत्य है, जनता को धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे मेरी बात को सीरियसली लेंगे। पहला ये कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के गुलाम थे, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। लेकिन क्या 16 अगस्त 1947 को आर्थिक जो असमानता थी वो उसमें कुछ तब्दीली हुई? जो 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपये थे, 16 अगस्त को 100 से कम तो ये होंगे, लेकिन कई लाख रुपए उसकी जेब में नहीं आया वो।
सही बात है। उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो गैर बराबरी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारे अधिकार नहीं थे, बहुत सारे अवसर नहीं थे, तो उस पर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भी ये कहा कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, इससे राजनीति में बराबरी तो आ जाएगी, लेकिन जब तक भारत में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तब तक देश में समानता नहीं आएगी। हम सब लोगों को इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए। सही बात है। तो आप ये सोचो, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर अवसर मिले, आरक्षण और तमाम तरह की चीज़ें उसी का एक हिस्सा है। तो भारत में जो सरकारी जॉब है वो 2% है। पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला, उसके बाद 90 के करीब आके मंडल कमीशन में 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। ये 2% नौकरियां हैं। भारत की आबादी 100% की 2% नौकरियां सरकारी, 98% प्राइवेट सेक्टर है। सही बात है। तो क्या सरकार ने तत्काल किसी को जमीन, रोजगार, धन, कोई उद्योग इस तरह कुछ उपलब्ध कराया कि लोग अपने पैरों पर समानता के साथ खड़े हो जाएं? जिन पे कुछ नहीं था वो भारत की 14 अगस्त 1947 को, उनको क्या दिया सरकार ने? सरकार ने उनके लिए संविधान के जरिए जो पॉलिसी में अवसर थे उन्हीं को देने का काम किया। तो आज भी बुनियादी रूप से लोग उतने सशक्त नहीं हो पाए, इसलिए और आज की सरकारें क्या कर रही हैं? वो कहती है कि नौजवानों को रोजगार देने का हमने ठेका नहीं ले रखा है, हम रोजगार के जिम्मेदार नहीं। तो आप ये बताओ, पिछले 75 सालों में आपने कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा हुआ? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए कि हम 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देते हैं? अच्छा तो तब ये होता कि आप ये कहते कि 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ इतने संपन्न हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को भोजन खिला सकते हैं, 1 टाइम का 2 टाइम का। तो हम जो है ना अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते। हम बात करते हैं चांद पे जाने की, बुलेट ट्रेन की, लेकिन क्या हमारे यहाँ ट्रेन की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो चुकी है? क्या हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर रोटी, कपड़ा, मकान और रहने के लिए ये जो मकान जिसकी मैं बात करूँ, सर पर ढकने के लिए छत, यानी कि पक्के मकान की व्यवस्था सबके लिए होगी? ये सच नहीं है। मैं इसकी जमीनी अच्छी सच्चाई को जानता हूँ। बट अच्छा, एक मेरा काउंटर सवाल ये है। 1 सेकंड जरूर बोलिए। मैं इसको कंप्लीट करूँ। ठीक है। फर्स्ट, फिर मैं सेकंड अपने लॉजिक पे आता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ये है कि आज भी देश में 80 से 85% आबादी वो बुनियादी सुविधाओं के बिना जिंदगी जी रही है। ना उनके पास पीने के लिए साफ पानी है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा भोजन है, ठीक है, और ना ही उनके सर पे छत है। ठीक है। और इन सब की जिम्मेदारी, इसीलिए लोकतंत्र आया था कि संविधान के जरिए, लोकतंत्र के जरिए अच्छे लोग आएंगे और सत्ता में बैठ के वो आम लोगों तक वो बुनियादी सुविधा देने का काम करेंगे जो अभी तक नहीं पहुंची, यानी कि अच्छे लोगों को अवसर नहीं मिला। अब आप अपना काउंटर सवाल बताएं। मेरा पॉइंट ये था कि आज की सरकार देख लो, आज से 20 साल पहले की सरकार देख लो, 50 साल पहले, ठीक है, कोई भी इन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं पा रहा। थोड़ी बहुत किसी ने कोशिश की, लेकिन फिर वापस से कोई कहीं का ऑपोजिशन आके काउंटर कर देता है। ठीक है। कब इंडिया में एक ऐसी प्रोग्रेसिव राजनीति बनेगी जो कि शायद आप भी यूथ में ही आते हैं, मैं भी यूथ में ही आता हूं, और हर कोई शायद यही ड्रीम करता है कि एक कोलैबोरेटिव राजनीति हो जिसमें ब्लेम गेम ना चले कि भैया तुमने नहीं किया, आज ये करते हैं वो करते हैं। सब मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट से इन सब प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करें। और जहां रही बात निचले स्तर के कुछ लोग हैं जिनको आरक्षण की मदद से आप ऊपर उठाते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बिकॉज हमारे किसी के पास प्रिविलेज होगा, किसी के पास प्रिविलेज नहीं है। कहीं ना कहीं नेचर के हिसाब से सबको प्रिविलेज एक जैसा मिलना चाहिए, वो हर कोई सोचता है मिलना चाहिए, नहीं मिलता। तो आरक्षण जरूरी भी है कई जगह पे, लेकिन बहुत बार ये भी कहा गया है कि कई लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं लेकिन उनको तो भी आरक्षण मिलता है। एक वो पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों पे मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ कि सब मिलके कब राजनीति एक साथ इस देश को आगे बढ़ाने के नजरिए से, किस पे पहले सुनना चाहोगे? पहले इस पे बता दीजिए, सब एक साथ जुड़ के कैसे करेंगे? देखो, ये बहुत कठिन है देश में, लेकिन हम इसका प्रयास करें। भारत में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में, इस व्यवस्था में ऊंच नीच, इसलिए मैं इसका दुर्विरोधी हूँ। शेड्यूल कास्ट नीचे है, उनसे नीचे शेड्यूल ट्राइब है, उनके ऊपर बैकवर्ड है, उनके ऊपर अपर कास्ट है, मैं इसका विरोधी हूँ। जब आपने एक सीढ़ी बना दी जिसमें 4 पिलर हैं और सब एक दूसरे से ऊंच नीच असमानता के शिकार हैं, तो उनमें जुड़ाव नहीं हो सकता है। तो जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक हम मिलकर लड़ ही नहीं सकते हैं। अभी का फंडा ये है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम ये देखें किस जाति का है। और बहुत सारी घटनाएं मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूंगा। जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा मानते हैं और अपने आप को प्रोग्रेसिव लीडर मानते हैं, उनको भी मैं बता दूंगा कि जब हाथरस जैसा इशू होता है, आप बिलीव करो कि बीजेपी
का, क्योंकि बीजेपी के से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल थे और बीजेपी की सरकार थी वहाँ, एक सीनियर लीडर चाहे वो महिला और पुरुष एक सिंगल स्टेटमेंट उसमें नहीं देता। ये इस बात का उदाहरण है कि हमारी प्रोग्रेस फंड जहाँ जाति की बात आती है वो सब जो है ना डाउन हो जाता है। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक हम लोग जुड़ के राजनीति नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन भारत की जो व्यवस्था है वो मुझे दलित नेता ही शो करने का प्रयास करेगी और हमेशा ये कहेगी कि ये चंद्रशेखर, जब भी मीडिया भी बात रखे कहेंगे दलितों की तरफ के आइकन, दलितों के नेता, दलितों के का बड़ा फेस, हमेशा यही। मैंने आपको यूथ लीडर बोला, आपके लिए नहीं कह रहा। मैंने आपको यूथ लीडर बोला, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला किसी सिंगल व्यक्ति पे वो नहीं कर रहा, आपसे तो नहीं कर रहा क्योंकि आपसे तो मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ, मगर ये सत्यता है कि इतना संघर्ष, चाहे मैंने किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, माइनॉरिटी का कोई इशू हो, कोई भी इशू हो देश के साथ महिलाओं का, लेकिन फिर भी मैं जब बड़े पैमाने पर सुनता हूँ तो पत्रकार के मुंह से पहला सवाल होता है आज हमारे साथ है दलित नेता चंद्रशेखर आजाद। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम इतना तो बोल पा रहे हो यार, इतना बोले। अच्छा, दिल से बताना, क्या वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज है इसलिए बुरी चीज है कि जब आप एक जाति के दायरे में व्यक्ति को समेट देते हो। देखो, जैसे मैं माननीय कांचीराम साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत ग्राउंड से आए और क्लास 1 के अधिकारी होने के बाद उन्होंने अपने सुख सुविधाओं को छोड़ा इन वर्गों की तरक्की के लिए। आप उनको, और उन्होंने बहुत सारे उन वर्गों में भी लीडरशिप दी जिन वर्गों की संख्या भी काउंट नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनको भी आप दलित नेता कहते हैं। आप ऐसे ही जो है मुलायम सिंह यादव जी हैं जो वहां से उठ के आए, आप उनको भी बैकवर्ड का नेता कहते हैं। और एक बहुत बड़े नेता जिनको मैं बहुत मैंने करीब से पढ़ा, चौधरी चरण सिंह जी, उनके जैसा लीडर शायद जो है दोबारा जन्म ना ले। मैंने उनको बहुत करीब से इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं उनकी राजनीति को जानना चाहता। इतने डाउन टू अर्थ और इतने जो हैं गरीबों, किसानों, कमजोरों के लिए कामगारों के लिए काम करने वाले, लेकिन अंत क्या है कि उनको व्यवस्था ने वापस ला के किसानों के नेता से भी अलग हटा के जाटों का नेता बनाने का प्रयास किया। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से व्यक्ति को जो है ना, हमें जो है इज्जत देनी चाहिए। इज्जत दो या ना दो एक अलग बात, इज्जत तो मैं फिर कह रहा हूँ इज्जत कमाई जाती है, लेकिन कम से कम उसका, अगर उससे बात करें तो उसका सम्मान उतना तो रखें, बिल्कुल सही, उसको हर्ट ना करें अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते। सेकंड, जो आप आरक्षण पे बात कर रहे थे उसको भी मैं बहुत, आरक्षण बेसिकली है क्या? आरक्षण ऐसा है जैसे इस कमरे में हम कोई ये डिपार्टमेंट है, इसमें हम 5 लोग एक ही जाति के और एक ही सोच के हैं, तो हम कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोच सकते जो इसमें है ही नहीं। सही बात है। तो आरक्षण को इस तरह से समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, अच्छी बात है संपन्न हो गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जैसे अगर किसी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट पीएचडी है, आप सोचो कितने लोग पीएचडी कर पाएंगे। किसी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट जो है एमएससी है, और एमएससी में भी सब्जेक्ट जो है जैसे केमिकल है, मान लीजिए केमिकल है या एग्रीकल्चर है, तो ऐसे कितने लोग कर पाएंगे? और ऐसे इसके लिए बहुत सारे अच्छे विद्यालयों में कितने लोग पहुंच पाएंगे? तो वो जो पोस्टें हैं वहाँ हमारा व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? तो हर तरह के लोगों की जरूरत है। सही बात है। आज बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रह के सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। आप ही बताओ कितने गरीब परिवार इसको अफोर्ड कर सकते हैं? हम उन उदाहरण को देखते हैं कि गुदड़ी का लाल, कोई गरीब परिवार, रिक्शा चलाने वाला या किसानी का बेटा, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सच है, देखो कंपटीशन तो कंपटीशन है ना। वो अगर फाइट भी कर रहा है तो अपनी वर्ग में कर रहा है ना फाइट। हाँ, सही बात है भाई, पहले ये था। और वो सिर्फ पढ़ाई के लिए फाइट नहीं कर रहा, वो अपनी जीवन की जरूरतों के लिए फाइट कर रहा है, उसके बाद पढ़ाई के लिए फाइट कर रहा है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर किसी गांव से कोई सिविल सर्विस में जाता है, उसको देख के बहुत सारे लोगों में परिवर्तन और बहुत सारे लोगों में ऊर्जा, उत्साह आता है। वो फिर कोशिश करते हैं अगर वो सिविल सर्विस में जा पाए, क्योंकि मैंने भारत के ऐसे बहुत सारे गांव देखा जहाँ बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, बहुत सारे लोग पुलिस में हैं, 1-2 गांव ऐसे जैसे यहाँ से बहुत सारे सिविल सर्विस में लोग हैं। ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं कि वहां जाके वो करप्शन करके उनको कह रहा है कि आ जाओ, कोई रास्ता बता रहा है। बेसिकली उसने आके लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को उसका असर। डॉक्टर अंबेडकर यही कर पाए। वो एक ही बार बने कानून मंत्री आज़ादी के बाद की जो सरकार थी उसमें, कांग्रेस के आग्रह पे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों में ये अपने विचारों से चेतना पैदा की कि वो राजनीति में भी आए, वो डॉक्टर इंजीनियर भी बने, IAS IPS भी बने, वो वकील भी बने, जज भी बने। ये उन्होंने अपने विचारों की शक्ति से प्रदान किया, और ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए आरक्षण को समझना पड़ेगा। अगर एक विचार, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाथरस की घटना हुई, बीजेपी के लोग स्ट्रेटेजिक लिस्ट पे चुप रहे क्योंकि आरोपी उनसे जुड़े हुए थे। और चले उससे भी आगे आते हैं, तत्कालिक में आते हैं। महिला पहलवानों का इशू हुआ, ब्रजभूषण सिंह बीजेपी से जुड़े हुए,
कल जो है चार्जशीट भी उनके खिलाफ दायर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बयान दिए, मेरे खिलाफ एक सबूत मिल जाएगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। अब वो चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे अलग बात है, ये उनका अपना वो है। लेकिन अब आप ये बताओ, अब उनके खिलाफ चार्जशीट लगी है, पुलिस उनकी है दिल्ली में, सेंटर में सरकार उनकी है, ये किसी विपक्ष के दबाव में तो नहीं हुआ। अब तक बीजेपी के एक लीडर का उन पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि शोषण जिनके खिलाफ जिन लोगों ने FIR दर्ज कराई है वो बहुत नामचीन चेहरे हैं, वो चेहरे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया है दुनिया में जाकर और मेडल्स लेके आए। मैं इसलिए कह रहा था आरक्षण वाली बात को, जब सब एक विचारधारा के हो जाएंगे तो उन वर्गों का हित नहीं हो सकता, उनकी बात नहीं हो सकती। जैसे मैं कहता हूँ अगर पार्लियामेंट में किसान नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, तो किसानों की बात नहीं हो, क्योंकि वो समस्या ही नहीं जानता किसानों की। सही बात। तो जब तक इस 2% सरकारी नौकरी में हिस्सेदारियां नहीं होंगी, सब तरह के विचार के लोग नहीं होंगे, तब तक बात नहीं। और एक गंभीरता से जमीनी लेवल पर सुन लो, एक थाने में एक ही जाति के सारे कर्मचारी, कांस्टेबल भी, हेड कांस्टेबल भी, दरोगा भी और SHO भी। अब कोई दूसरा आदमी, कोई गरीब आदमी आता है, वो उनसे अदर कास्ट का है और जिसके खिलाफ वो आया FIR कराने, वो उस सेम कास्ट का जिसके थानेदार साहब, तो कहीं ना कहीं जाति के प्रति झुकाव होता है। आपको लगता है कि उस गरीब की सुनवाई होगी वहाँ? कहीं ना कहीं से कोई फ़ोन आएगा कि भाई ये मेरी चाची का, ताई का, भाई का बेटा, यार इस तरह इसकी मदद कर दो, तो कहीं ना कहीं झुकाव होगा और न्याय नहीं होगा। इसलिए अगर हर तरह के लोग वहाँ होंगे तो, क्योंकि यहाँ जवाबदेही है सरकार सिस्टम में, तो कम से कम किसी को न्याय मिल सकेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को आरक्षण को समझना चाहिए। 98% प्राइवेट सेक्टर है, उसमें आरक्षण नहीं है बॉस, और वहाँ मालिक तय करता है कि कौन किस कुर्सी पे बैठेगा। तो 2% सरकारी नौकरी में ये भी तब है जब हमने इतनी ज़्यादा क्या प्राइवेट में होना चाहिए? नहीं, मैं अभी इस पे बात नहीं, जो अभी नहीं है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी समाज उस तरह से नहीं खड़ा हुआ है। अगर आप ये मानते हैं कि आज का समाज उस तरह से खड़ा हो गया है कि लोगों को उस तरह की सुविधाओं की जरूरत नहीं है, तब आप इस पर डिबेट करें। लेकिन जब नहीं खड़ा हुआ, आप तो वहां भी नहीं दे रहे हैं। देखो, मैं किसी एक सरकार पे नहीं कह रहा हूँ, पिछली सरकारों को मैं बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह है कि उन्होंने सरकारी इंस्टीट्यूशन में बढ़ावा दिया, राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, कई चीजों का, जिससे कि नए अवसर पैदा हुए। अब की सरकार ने क्या किया? अब की सरकार ने किया कि सब प्राइवेट सेक्टर निजीकरण कर दिया, तो वहां से तो आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गई ना। अब तो मालिक तय करेगा। अच्छा, वो रेट भी कितने करते? सरकार सिस्टम जनता के लिए तो हितैषी है ना। जैसे मैंने आज ही पढ़ा कि पहले 125 रुपए के टिकट में लखनऊ से गोरखपुर जाते थे, 5 घंटे लगते थे। अब आप वंदे भारत से जा सकते हैं, 800 से 1200 रुपए करीब किराया है और 4.25 घंटे लगेंगे। आप ये समझ रहे हैं किराया कितने गुना बढ़ गया? तो हमें जनता को सुविधा देनी है ना बॉस, ये जनता की जेब काटनी है। सरकार देखो, अमीरों पे भी वही टैक्स है, गरीबों पे टैक्स। अमीरों को छूट मिल जाएगी, उनके हजारों लाख करोड़ रुपए माफ हो जाएंगे, लेकिन गरीब किसान का नहीं होगा, आम आदमी का नहीं होगा। बिजली का उसका बिल अगर नहीं भरेगा तो उसका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, वो जेल भी चला जाएगा। लेकिन आप बड़े बड़े पैसे वालों के, जो आपको चंदा देते हैं, उनका आप लाखों करोड़ रुपए माफ कर देंगे। इसका जवाब है सरकार के पास। आप कह रहे हैं कि GDP बढ़ी है, इसका सच नहीं बताओगे किस वजह से बढ़ी है और किसकी बढ़ी है GDP? आज ये जो यहाँ आप नहीं बताओगे, चंद लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं और बहुत सारे लोग और गरीब हो गए, ये नहीं बताओगे? आप उन चंद लोगों से GDP को तय कर दोगे? अगर कल की डेट में आप पॉलिसी मेकिंग में आते हैं और एक किसी बड़े पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी दी जाती है, और फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं, आपको जिम्मेदारी ये दी जा रही है कि ये जो गैप है कि कोई रईस है तो इतना रईस है इसका कोई हिसाब नहीं, और कोई गरीब है तो इतना गरीब है इसका कोई हिसाब नहीं, इस गैप को कितना कम किया जा सके, तो क्या रहेगा? मतलब मैं आई एम वेरी ईगर टू नो कि मैं क्या यंग नेता क्या नए आइडियाज ला सकते हैं, बिकॉज इंडिया तो आइडियाज का सुधार करना है ना। कुछ लोगों को तो बुरा लगेगा, जो कि किसी भी देखो देश हित में अगर कुछ है तो बुरा लगेगा, ठीक है, तो किसी को बुरा हो या थोड़ा सा नुकसान हो जाए, देखो हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखो अब ये भी आजादी है, अब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं ना किसी को परेशानी हो या ना हो। बाहर ढोल के आवाज से डेक बज रहे हैं। मैं इस मामले में सभी के खिलाफ हूँ। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला, और वो 4 दीवार के अंदर है तो बहुत अच्छा है। किसी का बच्चा किसी को, अच्छा सोचो ना, जाम लग गया है, कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा है हॉस्पिटल, मैं आप कोई भी हो सकता है, उसके मन पे क्या बीतेगी इस समय में? अगर वो 1 मिनट की देरी से नुकसान हो गया ना, तो पूरी जिंदगी गाली देता रहेगा। अगर कोई अपनी माँ को, बीवी को, बच्चे किसी को लेके जा रहा है, किसी की ट्रेन है, किसी की का फ्लाइट है, उसको क्या होगा? वो तो अपने टाइम शेड्यूल चल रहा है,
उस समय ये लोग उनके खिलाफ, उस समय इन लोगों में ना उनको आरोपियों से, अपराधियों से ज्यादा नहीं लगेगा। रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा सा पीछे लाउड स्पीकर की आवाज़ें बढ़ गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के आप सोच को, विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं आपके दिल के अंदर से वो छोटा सा पीस जानना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपका कैसा फैन बॉय मोमेंट होता है उनकी किताबें पढ़ते, मतलब सामने भी? जब भी मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे इसको एक बार और सोचने समझने की जरूरत है, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ। क्योंकि जिन फील्ड में आज हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, इसके साथ साथ चाहे वो रिलीजन बेस हो, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं जब उनको करीब से पढ़ता हूँ, उनके जीवन को मैं पढ़ता हूँ, किन बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को खड़ा रखा और उन्होंने किस तरह से हम लोगों के लिए नए अवसर पैदा किए और देश के लिए उनका कितना बड़ा समर्पण था। उनके कमिटमेंट को हम लोग याद करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मैं इस काम को करूंगा तो करूंगा, और जब उन्होंने जिस काम को करने में विफल हुए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी एक उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें बहुत सीख देते हैं। बाबा साहब, बेसिकली मैं बाबा साहब को पूजता नहीं हूँ, उनको पढ़ता हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आज़ादी की बात कही सभी के लिए। तो मैं उन सब साथियों को जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सब से भी कहूँगा, हम अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ बोलें, लेकिन जैसे मेरी आस्था बाबा साहब में है, या सतगुरु रविदास जी में है, या भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर में है, तो आपकी किसी और की आस्था भगवान राम, शिव, विष्णु, किसी में भी हो सकती है। सही बात है। तो हमें किसी के धर्म पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। हम किसी पर टिप्पणी करें और किसी विरोधाभास की ज़िंदगी में जाइए, अच्छा नहीं है। हमें अपने गोल की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म चाहते हैं सोसाइटी में, तो हमें उसको उस तरह से काम करना चाहिए, ना कि किसी के खिलाफ प्रचार करके। तो मैं फिर स्पेशली कहूँगा, देखो मैं आज इस बात को इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि 8 साल पहले के चंद्रशेखर में और आज के चंद्रशेखर में ज्ञान के मामले में बड़ा फ़र्क है। उसको उसके जीवन में एक लंबा समय बढ़ा, उसकी एज बढ़ी है, उसने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा है। तो देखो, मैं किसी को मानता नहीं मानता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म के धार्मिक जो महापुरुष हैं, ईश्वर है, उनमें आस्था रखते हैं। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनको रखनी चाहिए। मुस्लिम समाज के भी हैं, क्रिश्चियन समाज के भी है, सिख समाज के भी है, बौद्धिस्ट समाज के भी हैं। तो वो धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला है। जब हम राजनीति कर रहे हैं तो हमें उसमें उसके बीच धर्म को नहीं लाना चाहिए और हमें किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जब आप किसी और पे करोगे तो आपको अपने ऊपर भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने साथियों को समझाऊंगा कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं करता नहीं, उनको मुझसे सीख लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम प्यार बढ़ाएं, ना कि नफरत। सही बात है। तो मैं, ये मेरी इसलिए भी अपील है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ, मतलब उस तरह का बना के खड़ा किया अपने एजेंडे में कि चंद्रशेखर ये करते हैं। बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप किस धर्म को, किस ईश्वर में आस्था रखते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप और मैं मिल के किसी अच्छे काम के लिए, पवित्र काम के लिए, जिससे कि जन कल्याण हो, लोगों को अवसर मिले, लोग अपने पैरों पर खड़े हों, लोगों को स्वाभिमान सम्मान जीवन मिले, तो मैं आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बाबा साहब को पूछता नहीं हूँ, मैं उनकी विचारधारा को समर्थन देता हूँ। क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेताओं को पूजें नहीं, उनको समर्थन दें, मतलब उनको भगवान ना बना दें? हाँ, उन पे टिप्पणी करना भी ज़रूरी है। That's what I believe। पिछले एक इंटरव्यू में कहा अपने एक साथी को कि भक्त चारों तरफ है और आज हमें भक्तों की जरूरत नहीं है। भक्तों की वजह से नाश हो रहा है। जब आप तथ्य विहीन हो जाते हैं, जब आप व्यक्ति की वजह से किसी इशू पे बातें नहीं करना चाहते, उसकी कमी और उसके जो है खूबी देखना ही नहीं चाहते, इसलिए इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा स्लोगन कहा है। उन्होंने कहा कि धर्म में तो नायक पूजा अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, वरना व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। तो आज अगर तानाशाही का निर्माण हुआ, इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं।
अगर वो नहीं देखेंगे, देखो बुद्ध ने कहा कि जीवित व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति में कब परिवर्तन हो जाए इसको नहीं कहा जा आखिरी पल तक नहीं पता। हाँ, सही बात है। हो सकता है, वो जीवित व्यक्ति से कभी भी अपराध हो सकता है, बट गलती से भी हो सकता है, स्वार्थ में भी हो सकता है। सही बात। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिंदा व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं हो सकता। महापुरुष अगर किसी को मानना है, जिसके पीछे खड़ा होना है, उसके लिए उसके कर्म और उसका जीवन ही हम लोग उसके जीवन संघर्ष को, उसके कर्मों को, उसके समर्पण को देख के हम लोग ये फाइनली महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति महापुरुष है या नहीं है। एक यही चीज़ आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा, आपको भी इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोग आपके साथ हैं, कभी ऐसा तो नहीं है कि वो जो बोलते हैं सो कॉल्ड गुरूर आपके ऊपर भी आ सकता है, किसी भी नेता के ऊपर आ सकता है? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? मैं तो अभी से करता हूँ। अभी जब मैं कुछ भी नहीं तभी से करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा भारतीय राजनीति में पैर छुआने का एक बहुत बड़ा वो है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई पैर मत छुआ करो। मैं हमेशा कहता हूँ ये गैर बराबरी का नहीं है। अगर पैर छूने तो अपने माँ बाप के छू, जिनसे पैदा हुए, बड़ों के। मैं भी छू लेता हूँ, बड़ों के, माँ के भी छूता हूँ, अपने गुरुओं के भी छूता हूँ, मैं हैंडशेक करता हूँ। और मैं ये बार बार समझाता हूँ, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। आप मुझसे नहीं, उस विचार से जुड़ो जिस विचार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ कि मैं मिशन में या अपनी पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। भाई जब तक मेरे शरीर में, सोचो अगर ये जो घटना हुई, अगर इसमें मेरी जान चली जाती, क्या हमारी पार्टी खत्म हो जाती? नहीं होती बिल्कुल भी। हम पे लीडरशिप है, बहुत सारे मेरे बाद के भी सेकंड लाइन लीडरशिप है जो खड़े हैं बिल्कुल, और वो खड़े रहेंगे। एक आधा खराब हो सकता है, सब खराब नहीं हो सकते। सबके लिए मैं क्या गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत खुद की गारंटी दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर या फूले या साहू, पेरियार, या जैसे मैंने चौधरी चरण सिंह, माननीय काशीराम साहब, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मामना राम सुबर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जनना कपूर ठाकुर की बात की। मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको ऐसे ही एक आंदोलन में गोली लगी, उनकी जान चली गई। तो मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने इस गोली का सामना किया, और मैं आखिरी भी नहीं हूँ। मेरे बाद भी कोई अच्छा काम करेगा। डर लगता है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद? बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली बताना है कि इंसान के तरीके से मैं कह दूं, मैं भी इंसान ही हूँ, डर नहीं लगता। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। अब मैं जब गाड़ी में जाता हूँ या कहीं वो करता हूँ, मूव करता हूँ, तो मैं सतर्क हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे महसूस होता कि गोली कहीं से भी आ सकती है। मैंने बहुत दिन पहले मुझे एक महाराष्ट्र से एक टी शर्ट गिफ्ट हुई थी, उस पर लिखा था तुम्हारी एक गोली पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है। ये वहाँ का स्लोगन है, किसने कहा, वो टी शर्ट पे छपा हुआ था। आज सुबह सुबह जैसे मैं उठा, मैंने जैसे टी शर्ट निकाली, सबसे पहले टी शर्ट मेरे सामने वो ही आई। और मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले मैं खतरे पर जिक्र कर रहा था। देखो, मेरी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ। जो भी अपराध करेगा, कोई भी हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, मैं लड़ूँ। आज भी इस बात को कह रहा हूँ, कल भी था और हमेशा ऐसा रहूँ। दूसरा, मेरी लड़ाई उन लोगों के अधिकारों के लिए जिनको इंसान भी नहीं समझा जा रहा है, जो जानवरों से बुरा जीवन यापन कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ देख नहीं रहे। मेरी लड़ाई उनके लिए है, व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं। मैं तो लॉयर भी हूँ, अच्छा खा कमा लूंगा, ज्यादा कुछ नहीं तो अपने परिवार का, खुद के जो है ना, को अच्छी रोटी और कपड़ा मकान, एक दो जनरेशन का तो संभाल ही लोगे, संभाल लूंगा। अब इतने पॉपुलर हो गए हो कि वकालत में तो अच्छा ही चल रहा है, अपने संभाल लूंगा। आगे जो लोग होंगे उन्होंने अपने भी संभाले। लेकिन सच ये है कि अगर हर व्यक्ति अपने लिए जिएगा तो रिफॉर्म नहीं हो सकता। अपने आप को जला के तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो, अपने आप को दफन करके, अपने आप को मिट्टी में मिला के। तो मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे नया निर्माण हो रहा है लीडरशिप का। और देखो, जब जैसे जैसे लोग मुझे समझेंगे, आज जो लोग मेरे विरोधी में, मैं लिख के देता हूँ कि भविष्य में जब मुझे अवसर मिलेंगे और मैं काम करूँगा, वो मेरे सबसे बड़े समर्थक हो जाएंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे समर्थक बनाने, लेकिन मैं कार्यों से आज अगर इतने लोगों को मैं जोड़ पाया हूँ, और बिना सरकार के भी हम उनको कुछ दे भी नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे साथ खड़े, ये विचार की शक्ति है। और यही मैंने महापुरुषों से सीखा। क्या देखते हो भीम आर्मी का फ्यूचर क्या होने वाला है? कहाँ भीम आर्मी अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डेवलप करेगी, जैसे हम लोग और पावरफुल होंगे। भीम आर्मी के जरिए जो वो इंटीरियल है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको, और जिस तरह छोटी छोटी पाठशाला हमने खोली, उस तरह से जो जिन लोगों को अवसर नहीं मिलने चाहिए उनको हम लोग तैयार करेंगे। देखो, बेसिकली करना क्या है, हम सब लोगों को मिलकर जनता को जो है ना जागरूक करना है। उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे, आपको पता हो जाएगी मेरी जेब में जो पेन लगा ये आपका है, फिर आप इसकी मांग करोगे, आप इसको किस ना किस तरह लेने का प्रयास करोगे। बस हमें जनता को उनके अधिकार बताने, ठीक है, उसके लिए जागरूक करना। किस तरीके से होता है? मतलब अवेयरनेस कैंप्स होते हैं? हाँ, छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, गाँव में जाते हैं,
मीटिंग करके पूरे गांव को इकट्ठा करके, स्पेशली उन वर्गों को जिन वर्गों को बहुत बुनियादी ज़रूरत है। जैसे आपके पास 2 रोटी है, एक से आपका पेट भर जाए, एक आप किसे दोगे? उसको जिसके पास पहले से एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, या उसको जिसके पास कुछ भी नहीं है। अभी मैं उनके लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, तो हम उनको इकट्ठा करके, मैं भी जाता हूँ, हमारे नीचे की लीडरशिप भी जाती है, वो जाके उनको समझाने का काम करती है कि भाई संविधान ने आपको अधिकार दिया। सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जो करोड़ों रुपए से महंगा है। अगर आपने अपनी वोट को, कहते हैं वोट 2 धारी तलवार है, अगर आपने इसको विरोधी को दे दिया तो वो ताकतवर होकर आपके संवैधानिक अधिकारों को और आपके सम्मान सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा। लेकिन अगर आपने इसको बहुत जिम्मेदारी से अपने व्यक्ति को दिया जो आपके साथ खड़ा, जो कुछ करना चाहता है, तो वो ताकतवर होकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा और आपको सुरक्षा और सम्मान का जीवन देगा। तो हम लोग सब चीज़ों पे काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं, क्योंकि गरीबों के पास एजुकेशन से बड़ा हथियार नहीं। फिर उसके बाद संगठित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो 2 लोगों की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 लाख लोगों की आवाज़ से फ़र्क पड़ेगा, 20 लाख लोगों की आवाज़ से और फर्क पड़ेगा, और 20 करोड़ लोगों की आवाज़ से और फर्क पड़ेगा। हमें बड़े संख्या में लोगों को इस विचार के साथ खड़ा होना है कि आपको अपनी मुक्ति के रास्ते के लिए संगठित होकर अपनी वोट का प्रयोग आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में करना पड़ेगा, तभी जाके बदलाव होगा। आज मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं उस डेजिग्नेशन पे नहीं पहुँचूंगा। उस डेजिग्नेशन पे मुझे वही लोग पहुँचा सकते हैं जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इसलिए मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि अपनी वोट को जो है आप आज़ाद समाज पार्टी को दो, जिससे हम लोग ताकतवर हों, और जो विजन हम पे है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में सबसे बड़ा देश बन सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक रोजगार पहुंच सकता है। हम टेक्निकल एजुकेशन पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए कि लोग अपने घर से भी काम कर सकें। महिलाओं को हमें घर तक रोजगार पहुंचाना चाहिए। आज इस देश में महिलाओं का है क्या? बहुत सारी, देखो समय की कीमत है, दुनिया में समय की कीमत है, लेकिन क्या हमारे देश की महिलाएं, बेटियां उसी तरह से उनकी समय का हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं, उनका लाभ ले पा रहे हैं कंट्री डेवलपमेंट में? वो घर पे ही तो रह रही हैं, बस वो करना भी चाहती है, लेकिन हमने इस तरह का हमारे यहाँ व्यवस्था है कि उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं, उनको मजबूरी में टीवी देखना पड़ रहा है, घर में वो है। अगर हम उनके समय का सही प्रयोग करें तो बहुत कुछ क्या आपके पार्टी में भी उतना ही? हाँ बिल्कुल, नहीं उतने ही रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का भी? देखो फिर मैं कह रहा हूँ, अभी तो मैं सच कह रहा हूँ, जिस समाज का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ तो पुरुषों के पास उस तरह के अवसर नहीं है। अवसर का मतलब ये है कि संसाधन भी नहीं है, वो जाएंगी कैसे? आज के समय में बहुत सुरक्षा का माहौल नहीं है। गृह मंत्री तो आगे यूपी में हमारे यहाँ कह देते हैं कि रात को 12 बजे भी जो है गहने पहन के महिला निकल रही, दिन में नहीं निकल पा रही है भाई। तो उनको भी हम लोग इतना सशक्त तो कर रहे हैं कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें, और आज बोलने लगे हैं लोग। तो मैं उनको बस जागरूक करना चाहता हूँ कि इस समाज में राजनीतिक चेतना पैदा हो, लेकिन क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सभी तरह के परिवर्तन वो शक्ति से होंगे, और शक्ति सत्ता में, इसलिए मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि वो सत्ता में आने का प्रयास करें। और मैं अपने साथियों के सहयोग से हम ये करके जाएंगे कि चाहे हमारे यहाँ एक खेत में काम करने वाला मजदूर हो, या एक IAS IPS अधिकारी, या कोई उद्योगपति हो, हम लोग इतनी जागरूकता काम को, राजनीतिक जागरूकता काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे कि वो सब लोग किस तरह से वो सत्ता में आए, जो दलित, पिछड़ी, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की जातियाँ हैं, वो ये सवाल उनके मन में हम इतना बड़ा पैदा कर देंगे, रोज इसके लिए सोचेंगे। वो जातियाँ जिनका एक MLA भी अभी नहीं बना होगा, मंत्री तो बहुत दूर की बात, जिनका भी एक IAS IPS भी नहीं बना, उन जातियों को भी पैरों पे खड़ा करना है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मोस्ट बैकवर्ड केस जाता है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, निषाद है, मल्ला है, सैन है, जिसको हम सविता समाज भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिनको हमें अपने पैरों पे खड़ा करना है और सशक्त करना है, और उनको रोजगार से भी जोड़ना है। उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है एक दिन ये मेहनत जो है वो कामयाब होगी। क्या लगता है 2024 इलेक्शन में क्या होगा? आप भी पॉलिटिक्स फॉलो ही करते होगे, इन जनरली रोज करते होगे। जनता को तय करना है। देखो अभी तो बहुत सारे और भी स्टेट्स में हैं इलेक्शन। हाँ, उससे पहले मध्य प्रदेश, आप कहीं फाइट कर रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम लोग फाइट करेंगे। बहुत बढ़िया। और पार्टी बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। देखो क्योंकि अभी तो मीडिया सिर्फ मुझे दिखाती है, उन लोगों को नहीं दिखाती, लेकिन सच ये है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत मेहनत जारी है, और बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों, छत्तीसगढ़ से भी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान से ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और उम्मीद लेवल पे काम किया गया। हाँ, उम्मीद है हम अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। सत्ता की जो चाबी है, जो आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर रिजल्ट जो है, जिसके जरिए सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी, वो चाबी हमारे हाथ में रहने वाली दोनों स्टेट में।
अच्छा। हम इतना वोट ऑफ परसेंटेज जो है और इतनी सीटें जो है हम लोग लेके आ जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है वहाँ के कार्यकर्ता और नेताओं की मेहनत पे अच्छा। कि हमारे जरिए सरकार बनेगी। तो जब हमारे जरिए मतलब ये सरकार काफी बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब इट्स अ न्यू, यू आर अ न्यू एंट्रेंट पार्टी, और जाके मतलब ये क्लेम करना कि हम चीज़ों को चेंज करेंगे, मतलब काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मैं स्टेटमेंट हवा में नहीं देता हूँ। जैसे अभी 21 तारीख को हमारी रैली है, एक प्रदर्शन है हमारा MP में? नहीं, यहीं पे अच्छा, दिल्ली दिल्ली में में। जंतर मंतर पे। ओके। और वो प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये जो हमला है ये एक हमला है, लेकिन सरकार और भी हमले कर रही है। सरकार CBI ED इनकम टैक्स द्वारा विपक्ष पे हमले कर रही है। सरकार इस तरह के कानून ला के किसानों पे, अल्पसंख्यकों पे हमले कर रही है। सरकार जो है झूठे मुकदमे लगा के एक्टिविस्टों पे, पत्रकारों पे हमले कर रही है। इन सब हमलों के खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट जो है ना कॉल किया 21 तारीख को, 21 जुलाई 2023 जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे। और मेरा विश्वास है हमेशा की तरह जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा के दिया, वो फिर मेरे मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने सीमित साधनों से दिल्ली आएंगे और दिल्ली की सरकार को एहसास कराएंगे कि इन गोलियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना ही किस तरह के मुकदमे या किसी भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से। ओके। मेरा लास्ट सवाल थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे एंड करेंगे। आपने अपने फादर के बारे में बताया और कैसे वो हॉस्पिटल में थे। वो इंसिडेंट आपको कैसे बदला एज अ इंसान? बिकॉज अगर आज से कुछ साल पहले के चंद्रशेखर को देखें, उसमें अभी तक में तो काफ़ी फंडामेंटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन तब के और अभी में कितने चेंजेस आए? देखो, तब मैं व्यक्तिगत जी रहा था अपने लिए, तब पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं था। वोट देनी है बस उतना ही पता था, बस इतना ही था। या जिस पार्टी में काम करते थे उनके लिए कैंपेन वगैरह में जाना है, लोगों से अपील करनी। अब मैंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई है। नहीं, बट इन जनरल पर्सनली आप कितने चेंज हुए, इमोशनली कितने चेंज हुए? देखिए, पर्सनली ये है ना, तब तक मैंने दुनिया का वही हिस्सा देखा था, अपना व्यक्तिगत घर और जो आसपास का समाज। फिर जब मैं दूर तक निकला तो मैंने लोगों की समस्याएं देखी और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तो मुझे किसी ना किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। किसी ना किसी को तो आगे फ्रंट लाइन में खड़ा होगा, जिसको गोली, लाठी, मुकदमों सबका सामना करना पड़ेगा। अब तो हमारे नीचे कार्यकर्ताओं को भी सहना पड़ता है, लेकिन फ्रंट रो में किसी को रहना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई सब लोग चाहते हैं कि सरदार शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पैदा तो हों, लेकिन हूँ पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत भी देनी है। तो मुझे ये लगा कि पर्सनली ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और 11 जनवरी 2013 मैंने अपने फादर के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और 12 तारीख को मैंने तय किया कि अब मेरा पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए होगा, इन वर्गों के उत्थान के लिए होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा और उसको लागू कराने के लिए होगा। और मैं प्रयास करूंगा कि एक टारगेट बना के हम इसमें कामयाब हो जाएं। तो अभी भी हम पे 10 साल का टारगेट है कि 10 साल में हमें अपने संगठन को, क्योंकि हमारी नई पार्टी नया संगठन है, कि हमें इसको और मजबूत करना है। इतना मजबूत कि किसी भी गाँव में अगर कोई अन्याय करने की सोच रख रहा हो तो उसको एक बार एहसास रहे कि यहाँ भीम आर्मी के लोग रहते हैं या आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर रहते हैं। अगर वो अन्याय करेगा तो बचेगा नहीं, वो जेल जाएगा, उसको सजा होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लेंगे और वायलेंस करेंगे? नहीं, मैं एक वकील हूँ जो संविधान में विश्वास रखता हूँ। तो अगर आप ये सोचो तो फिर ये हर वकील पे प्रतिदिन खड़ा हो जाए कानून का, और कानून को हाथ में लेना। जब मेरे ऊपर गोली चली, इससे बड़ा ज़्यादा क्या हो सकता था? मैं भी सेल्फ डिफेंस में जो है उन पर हमला कर सकता था, लेकिन मैं हिंसा में भरोसा नहीं रखता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। गोली तो इस देश में बड़े बड़े नेताओं पे चली, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ। यहाँ गांधी जी पे गोली चली, यहाँ और भी बहुत सारे लोगों पे गोली चली। आज के जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं उनके साथ भी हमला हुआ, मुलायम सिंह जी पे भी गोली चली, बहुत सारे लोगों पे गोली चली। लेकिन देखो, मेरे अंदर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और क्योंकि मैं बदले में नहीं, बदलाव की भावना में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मुझे लगता है कि गुस्सा रख के चेंज नहीं आएगा। तो मैंने अपने अंदर भी बहुत बदलाव किया। मैंने बहुत किताबों को पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ के जानकारी हो रही है। इसलिए मैं लोगों को, मेरा काम है, मैं नेतृत्व करता हूँ, मैं नीचे के लोगों को समझाऊँ। और मैं ये फील करूँगा कि मेरे जो साथी हैं वो मेरी बातों को, इन्हीं बातों को जो आपके इंटरव्यू में कहेंगे, उनको बहुत गंभीरता से लेंगे और अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। देखो, चाहे आदमी ठोकर, हमारे यहाँ कहावत है कि आदमी घी खाने से सीखता, ठोकर खाने से सीखता है। चाहे तो मुझसे सीख लें या कुछ दिन बाद ठोकर खा के उनको एहसास होगा कि जो मैंने जो बताया वो सही रास्ता। वायलेंस की राजनीति वैसे भी किसी काम की अच्छी नहीं। वायलेंस देखो, बहुत नक्सलियों ने और तमाम तरह के वो लोग जिनको बहुत सताया गया, उन्होंने हथियार उठाए। क्या उनका वो कोई भी परिवर्तन करा? अंत उनको हथियार गिरने पड़े। बहुत सारे बागी भी हुए, उनको भी हथियार गिरने पड़े। मैं इस रास्ते पे जाना नहीं चाहता। ये रास्ता बेसिकली इस बार गोली भी मुझ पे इसलिए चली, ये उनका डर है, आखिरी बौखलाहट है उनकी कि मैं अपना रास्ता बदलूँ।
और वो लोग आसानी से कह पाएंगे देखो चंद्रशेखर के लोग हिंसा करते हैं या चंद्रशेखर लोग हिंसा में शामिल हैं। मगर मैंने इस बार भी लोगों से अपील की कुछ भी हो जाए इस रास्ते पे जाना नहीं, जिस रास्ते को से हमारा कोई ताल्लुक नहीं उस पर जाना नहीं। और हमारे कैडर ने साबित किया कि हमने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जम्मू से लेके और तेलंगाना तमिलनाडु तक, लेकिन कोई एक सिंगल आदमी नहीं बता सकता कि इस नेतृत्व में एक पत्ता भी हिला। लोगों ने लोगों पे हमारी अपील का असर था, वरना मेरे आज भी याद है कि हमने कई बार बंद बुला के भारत में बंद कॉल करके बंद किया भी है। और मेरे एक कहने पे हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से पंजाब पूरा बंद हो जाता, यूपी पूरा बंद हो जाता, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारे लोग सड़कों पर आ जाते, दिल्ली में हमारे लोग सड़कों पर आ जाते। 2 अप्रैल को भी हमने ऐसा किया और हमने इसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन मैंने इसको रोका क्योंकि मैं आम आदमी का हित नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता जनता परेशान हो। लेकिन अगर सरकार मजबूर कर देगी तो फिर मजबूरी हो जाएगी संवैधानिक तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराने। ये रैली भी इसलिए बुलाई गई कि हम सरकार को भी और उनको विरोधियों को भी जवाब देना चाहते हैं कि हम हिंसा के रास्ते पर नहीं जाएंगे, आपकी बोखाट किसी काम की नहीं आएगी, हम संवैधानिक रास्ते से ये शक्ति बनाएंगे और लोगों का भला करेंगे। इन जनरल ज़िंदगी में क्या, अगर अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बात करूं, ज़िंदगी में थोड़ा चिल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए क्या क्या करते हो? मूवीज देखते हो, गाने वाने सुनते हो? बाप रे, इतना पढ़ते हो आप? सही में पढ़ते हो कि मतलब इन जनरल कभी ऑफिस में बैठे कभी रात में 2-3 बजे भी मुझे मेरे साथी अगर मैसेज कर देते हैं तो इस बीच में बेसिकली मैंने अपने एक टारगेट बनाया। आदमी के खुद के भी कुछ लक्ष्य होने चाहिए। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं 10 साल तक आराम नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक है। ये 2022 का इलेक्शन हारने के बाद मुझे जब बहुत सारे मतलब पहली बार मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे एहसास हुआ, तो हमने तय किया कि भाई 2032-33 तक तो आराम नहीं करना, लेकिन छुट्टी लगा दी है। इस बार लोगों ने हमला करके छुट्टी लगा दी, तो इसलिए फिर किताबों की तरफ जा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ, देखो जैसे आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको अपनी फील्ड में मास्टर होना चाहिए, और जो काम मैं कर रहा हूँ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उसमें मुझे भी जो है ना महारत हासिल होनी चाहिए जिससे कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ। सही बात। तो इसलिए मैं किताबों को पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना, जब भी मैं कहीं वो होता हूँ तो मैं अपने देश के आज़ादी के उन सिपाहियों का संघर्ष याद कर लेता हूँ जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के बंदे चूक लिए, चाहे वो करतार सिंह सराभा जी रहे हों, उधम सिंह जी रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हों, अशफाक उल्लाह खां जी रहे हों, वीर अब्दुल हमीद, वो सब लोग जिन्होंने मातृभूमि को ज़्यादा प्रायोरिटी दी खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा, और जिनके कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उन सब के योगदान को याद करता हूँ। उनके उन्होंने जो अन्याय सहा उनको याद करता हूँ, और फिर जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया उनके जाने के बाद या उनके रहते, उनको भी याद करता हूँ, उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करता हूँ। मेरा हौसला बढ़ जाता है, मैं कभी डिमोलाइज नहीं होता हूँ। होना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होता हूँ, अगर मैं ही डिमोलाइज हो गया तो नीचे के लोग क्या करेंगे। इसलिए मैं फिर इस गोली के घाव के साथ भी भरतपुर की रैली में गया 1 तारीख को। 28 में गोली लगी मुझे शाम के टाइम, 29-30 का दिन में जख्म मेरा भरा नहीं था। मैं इधर से गया, 7 घंटे एम्बुलेंस में ब्लीडिंग होती रही। स्पीच जब दे रहा था मैंने लोगों से कहा कि भाई बैठ जाओ वरना मैं खड़ा रहूँगा। उन्होंने थोड़ा सा देर किया, 30-35 सेकंड, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मैं बैठा रहा, ब्लीडिंग होती रही, मैं वापस आया, ब्लीडिंग होती रही, मेरे जख्म में पस पड़ गई। लेकिन मैंने ये मेरा सिर्फ उनको एक संदेश था कि जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य पथ पे वो हैं, वो बहुत कठिन रास्ता है, उनको डगमगाना नहीं है, और अब अगर जो कमिटमेंट सोसाइटी से किया है या मूवमेंट से, उसको निभाना है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो थोड़ा पीछे हटना है, क्योंकि अगर कोई क्रांतिकारी 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। लेकिन मैंने लोगों से अपील की हमेशा कि उनका मार्गदर्शन करने की, कि उनका उत्साह बना रहे, इसलिए मैं मांगा वो गोलियों से डरे ना, और आज वो नहीं डर रहे हैं। आप देखना जब 21 तारीख को हम लोग दिल्ली आएंगे, 21 जुलाई को, तो एक नई तारीख जो है ना दिल्ली में लिखी जाए। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वो हैं जिन्होंने बोला था कि तुम गोवा वाली शर्ट पहन के आज आए हो, तो थैंक यू। आपकी सोच बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। आपके जो फैन हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो आई होप वो